स्टूडेंट्स, आज हम शैवालों में जनन की बात करेंगे। कितने प्रकार का जनन शैवालों में पाया जाता है? तो मुख्यतः 3 प्रकार का जनन शैवालों में पाया जाता है। पहला है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है कायिक जनन। जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, पौधे के कायिक भागों से यानी शैवालों का जो कायिक भाग होता है, यदि उसके द्वारा दूसरा पौधा तैयार हो जाए सेम वैसा ही, तो उसको हम कायिक जनन कहते हैं। ये कई प्रकार से होता है। इसमें आपको मैंने 7 प्रकार दिखाए हैं। पहला है खंडन के द्वारा, दूसरा है कोशिका विभाजन के द्वारा, तीसरा है हार्मोगोन के द्वारा, चौथा है प्रोटोनिमा के द्वारा, पांचवा है कंद के द्वारा, छठा है एमाइलम स्टार के द्वारा, और सातवां है पत्रकलिका के द्वारा। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो पहला है खंडन के द्वारा। खंडन का मतलब टूटना, इसको अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो विभिन्न शैवालों के जो थैलस होते हैं, यदि अनेक खंडों में टूट जाएं और प्रत्येक खंड स्वतंत्र वृद्धि करके नए पादप में विकसित हो जाए, तो इस प्रकार का जनन जो होता है जनरली खंडन जनन कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। इस तरह के जो शैवाल होते हैं उनके अंदर ये प्रकार का जनन पाया जाता है। दूसरा है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के द्वारा। इस विधि के द्वारा जनन जो होता है कायिक जनन, वो ज़्यादातर एक कोशिक शैवाल में पाया जाता है। वो शैवाल विभाजन द्वारा पुत्रित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कोशिका वृद्धि करके स्वतः पादप की तरह व्यवहार करती है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यूग्लिना, डायटम्स। ये तीसरा है हार्मोगोन। हार्मोगोन क्या होते हैं? इसका निर्माण नील हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा नाम उसका साइनोफाइसी भी क्लास है, उनमें होता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो तंतु जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और ये जो प्रत्येक खंड होते हैं ये हार्मोगोन कहलाते हैं। जैसे ऑस्लेटेरिया का अगर आपने ये स्पायरोगारा, ये सब जो तंतु हैं, सॉरी स्पायरोगारा नहीं, ऑस्लेटेरिया, स्पायरोगारा तो क्लोरोफाइसी का सदस्य है। और ये जो विधि है ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइस। तो ऑस्लेटेरिया जो तंतु होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का सदस्य है। तो उसके अंदर क्या होता है, जगह जगह तंतु में सेल डेड हो जाती हैं बीच बीच में। तो जहाँ डेड होती है वहाँ से वो तंतु टूट जाता है, तो कई टुकड़े हो जाते हैं। तो उन टुकड़ों को हम हार्मोगोन कहते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा एक नए तंतु को जन्म देता है। और जो डिस्क बनती है, डेड डिस्क, जो इसमें डेड सेल बनती है, वो डेड सेल कहलाती है नेक्रिडियम। इसका एग्जाम्पल ऑस्लेटेरिया भी है, एनाबीना भी है। अब नेक्स्ट है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का मतलब है इस प्रकार की, जो प्रोटोनिमा एक तरह का तंतु संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं कारा में विकसित होती हैं। तो जायगोट से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा प्राथमिक प्रोटोनिमा कहलाती है, और पादप के कायिक भाग से विकसित होकर प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाती है। ठीक है। तो जैसे कारा पौधा है, इसकी पर्व संधियों से ये विकसित होती है कई बार। इसके द्वारा जनन होगा, दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा, उसे हम प्रोटोनिमा द्वारा कायिक जनन कहेंगे। अब आता है कंद के द्वारा। कंद क्या है? आलू भी एक कंद है। इस तरह की संरचना यदि लग जाए शैवालों पर, उनमें खाद्य पदार्थ संचित हो जाए स्टार्च के रूप में, यदि वो कंद पौधे से अलग हो तो वो एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। तो कारा की जो आधारी पर्व संधि होती है, कारा पढ़ेंगे, कारा क्लोरोफाइसी का सदस्य है, उसकी जो आधारी पर्व संधि होती है, ठीक है, उस आधारी पर्व संधि पर कुछ स्टार्च युक्त संरचनाएं बनती हैं, इनको हम ट्यूबर या कंद कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये मात्र पादप से अलग होकर अंकुरण करके नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है। फिर है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार क्या है? एमाइलम स्टार का मतलब है ऐसे स्टार नुमा संरचनाएं जो पौधे की परसंधि कारा बनती है, ये भी कारा में बनती हैं, पौधे की परसंधि बनती हैं, और चूंकि स्टार जैसी बनती हैं, तारे नुमा होती हैं, लेकिन इसमें एक एमाइलम नाम का स्टार्च जमा रहता है, इसलिए इसको एमाइलम स्टार कहते हैं। जब ये एमाइलम स्टार पौधे से अलग होते हैं तो एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं कारा के, इसलिए ये कायिक जनन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है पत्रकलिका द्वारा। पत्रकलिका का मतलब है ब्यूबल्स, अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूबल्स। जैसे हमने कंद पढ़ा, तो कंद मतलब बड़ा साइज, ऐसे अगर छोटे छोटे साइज़ के ट्यूबर बन जाए गुच्छों में अंगूर की तरह, उसको हम ब्यूबल कहते हैं। तो इस तरह की ब्यूबल संरचना यदि अलग होती हैं पौधे से, तो वो भी एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ये भी कारा में पाए जाते हैं। तो ये कुल 7 प्रकार के कायिक जनन हैं
जो शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रकार है शैवालों में जनन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब एब्सेंट, सेक्सुअल मतलब लिंग। जब लिंग का समावेश ना हो जनन में तो ऐसा जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे इसमें मैं दिखाएं 10। पहला है चल बीजाणु, दूसरा है अचल बीजाणु, तीसरा है सुप्त बीजाणु, चौथा है एकाइनीट, पांचवा है पामेला अवस्था, छठा है पुत्री कॉलोनी, सातवां है कार्पोस्पोर, आठवां है अंता बीजाणु, नवां है बही बीजाणु, 10वां है हार्मोस्पोर। अब हम थोड़ा एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसा जनन जिसमें लिंग का समावेश ना हो। पहला है चल बीजाणु, यानी चल बीजाणु का मतलब जूस्पोर, अंग्रेजी में जूस्पोर, जिसमें चलन की क्षमता हो। और चलन के लिए क्या पाए जाते हैं उसमें? फ्लैजिला। तो चलन की क्षमता के लिए यदि उसमें उपस्थित हो फ्लैजिला तो ऐसे बीजाणु को हम चल बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु कशाभिका युक्त भी होते हैं और गतिशील होते हैं, क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, नग्न होते हैं और एक कोशिक संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? जो कायिक कोशिकाएं होती हैं थैलस की, उसके प्रोटोप्लास्ट के विखंडन से बनते हैं। और इस तरह के चल बीजाणु बहुत चीज़ों पाए जाते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे एक्टोकार्पस, क्लेडोफोरा, बहुतों मिलते हैं, यूरोथ्रिक्स। तो इस तरह चल बीजाणु पानी में तैरते हैं और नए पौधे को जन्म थोड़ी देर बाद देते हैं। दूसरा है अचल बीजाणु, जैसे चल था ऐसे अचल बनेंगे उसी विधि से, पौधे की कोशिकाएं बनेंगे, एक सेल से कई बनेंगे, लेकिन इसमें चलन के लिए कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती, तो उसको हम अचल बीजाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स, वाउचेरिया। उसके बाद है सुप्त बीजाणु, इसको हम हिप्नोस्पोर भी कहते हैं। हिप्नोस्पोर यानी ये मोटी भित्ति, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं हिप्नोस्पोर। तो ये मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, यानी बिल्कुल चुपचाप पड़े रहेंगे। जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है पानी लेके फूलते हैं और इनका अंकुरण होता है सीधे ही अथवा चल बीजाणु के निर्माण के द्वारा दूसरे नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वाउचेरिया क्लेमाडोमोनास। किसका? हिप्नोस्पोर का, सुप्त बीजाणु से हम कहते हैं। ठीक है, चौथा है एकाइनीट। एकाइनीट भी बनते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में। क्या होते हैं? पूरी की पूरी सेल जो होती है थैलस की एक, वो अपने चारों तरफ मोटी भित्ति स्रावित कर लेती है और सारा जब थैलस खत्म हो जाता है तो वो इस तरह का बना हुआ जो सेल होती है स्पोर के रूप में वो ज़मीन में कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो पानी लेके फूलता है और नए फटके अंदर से पूरा उसका सेल वॉल फटती है और अंदर से पूरा जो प्रोटोप्लाज्म बाहर आता है और नए थैलस को, ये नए पौधे को जन्म देता है। पामिला स्टेज, पामिला अवस्था। पामिला स्टेज क्या है? वैसे जनरली ये एक अवस्था है शुष्क अवस्था से बचने के लिए शैवालों में, लेकिन इसको जनन में इसलिए रखा गया है कि उस समय इसके अंदर वृद्धि होती है, सेल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कहता है जब जलाशयों में जल सूखने लगता है, जैसे मौसम जाता है बरसात का, उस समय जनक कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होकर खूब सारी कोशिकाएं बना देता है और वो जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे पृथक ना हो और एक कॉमन म्यूसिलेज के श्लेष्मा में परिबद्ध रहें, श्लेष्मा में अंदर बंद रहती हैं। तो एक कॉलोनी जैसी लगती है और उसमें कई पुत्री कोशिकाएं पुनः विभाजित फिर पौत्री कोशिकाएं बनाती हैं, अंदर अंदर विभाजन होता रहता है, श्लेष्मा पड़ी रहती हैं। तो इस तरह छोटी छोटी कॉलोनी श्लेष्मा के अंदर बन जाती हैं। इस अवस्था को हम पामिला अवस्था कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये कोशिकाएं चल या अचल बीजाणु का निर्माण करती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रेक्स, इस तरह से। तो ये पामिला अवस्था एक तरह से देखा जाए तो शुष्क अवस्था से बचने का साधन है, पर इसके अंदर चूँकि संतति का विकास होता है इसलिए इसको हम जनन में रखते हैं। आज इतना ही, बाकी बच्चे इसके जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।